हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि मेजरली हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा था। हमने लास्ट पार्ट में इम्पोर्टेंस डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर इंडिया में क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स देखे थे। इंडिया में 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इसको कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम देखे थे। फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखी थी और फिर तीसरा था कॉमर्शियल फार्मिंग देखी थी। फिर एक और अदर पार्ट था प्लांटेशन फार्मिंग का। इसके बाद हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स देखे थे इंडिया में कि किस किस तरीके से हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्या सीक्वेंस रहता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो बेसिकली हम ये सीज़न वाइज करते हैं। 3 मेजर क्रॉपिंग सीज़न होते हैं इंडिया में, राबी, खरीफ और ज़ैद। राबी विंटर क्रॉप होता है, खरीफ मानसून क्रॉप होता है और ज़ैद हमारा समर क्रॉप होता है, जो कि राबी और खरीफ के बीच में होता है। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। तो क्या क्या हमने बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न्स देख लिए हम, जैसे राइस है, खरीफ क्रॉप है, तो हम ये कहाँ कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है क्रॉप है वो हम राइस के बारे में पढ़ेंगे। तो राइस को मैंने आपको बताया था, राइस या फिर पैडी, तो ये खरीफ क्रॉप है। ये राइस जो है बेसिकली एक स्टेपल फूड है, रोज़ ही हम कंज्यूम करते हैं। एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम करता है राइस को रोज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप हो गया इंडिया में। इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और इसमें जो रेनफॉल की ज़रूरत होती है 100 सेंटीमीटर होती है। तो मतलब इसलिए हम इसको खरीफ को मानसून क्रॉप होता है, मानसून में ज़्यादा बारिश होती है, इस कारण इसमें रेनफॉल ज़्यादा लगेगी, है ना। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। मानसून ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हाँ, और पंजाब और हरियाणा में भी हम ग्रो करते हैं यूजिंग इरिगेशन। ये आप देख सकते हो, कुछ जो पैडी का फील्ड होता है कुछ ऐसा होता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। अब दूसरा हमारा मेजर क्रॉप है वीट। तो जो आपको पता होगा, चावल और रोटी तो बहुत बेसिक स्टेपल फूड है इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का। तो ये राबी क्रॉप है। राबी का मतलब ठंडी। तो ये कूल सीज़न में होता है और इसको ब्राइट सनशाइन की, तेज़ धूप की ज़रूरत होती है राइप के लिए, मतलब पकने के लिए, है ना। तो और इसका जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, दैट इज़ फ्रॉम 50 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल अगर हुई है, इतनी मोर देन सफिशिएंट है। फिर ये कहाँ कहाँ किस जोन में पाई जाती है, तो बेसिकली जो हमारा, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है उधर, और जो गंगा और सतलुज का, डेक्कन प्लेट्यू गंगा, तो अगर मैं बोलूँ कि ये है और गंगा और सतलज है, तो ये कुछ इधर पाया जाता है और कुछ इधर, ये इधर बनाया जाएगा। तो जो इधर वीट हम ग्रो करते हैं इंडिया के उसमें, गंगा सतलज प्लेन में और डेक्कन प्लेट्यू में। स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। ये आप देख सकते हो, वीट का कुछ क्रॉप ऐसा दिखता है। अब ये बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूँगी, ये आप देख सकते हो, ये है ना। तो ये जो लाइन है ये आपको डिफ़ाइन करती है कि कौन सा मेजर एरिया है वो राइस को होता है। तो ये जो इधर वाला एरिया है वो हमारा राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि यहाँ पे ये जो मेजर क्रॉप है राइस है, और जो ये वाली लाइन है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये वीट को शो करता है, वीट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है कि इधर जो मोस्टली एग्रीकल्चर क्रॉप है वो वीट है। अब तीसरा जो हमारा मेन मेजर क्रॉप है वो होते हैं मिलेट्स। मिलेट्स के अंडर क्या आता है हमारा, ज्वार, बाजरा, रागी। ये ज्वार, बाजरा, रागी आप ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, बाजरा ऐसा दिखता है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच कोर्स ग्रेन होता है, मतलब काफ़ी भारी ग्रेन होता है ना।
ज्वार जो होता है वो रेन फेड एरिया में होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उधर होता है। मेजरली महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है। बाजरा, ये इसको सैंडी और ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है, इस कारण ये राजस्थान, यूपी और गुजरात में होता है। रागी बेसिकली ड्राई रीजन में होता है, जिसका कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। मेज़ जो है हमारा, ये कॉर्न को ही मेज़ कहा जाता है। ये खरीफ और राबी दोनों ही होता है, दोनों टाइप की सीज़न में हम ग्रो करते हैं बिहार में। ये फूड और फोडर क्रॉप दोनों है। फोडर का मतलब घास, मतलब जो कि हम एनिमल को फीड करते हैं, एनिमल फूड हो गया। तो ये दोनों टाइप का है। इसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में ग्रो हो जाता है। स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, एमपी, यूपी, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसको ग्रो करते हैं। इसमें HYV जो मैंने आपको बता चुकी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ होता है और इरिगेशन का यूज़ होता है, ताकि हम इसके प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें और इन्हांस कर सकें। फिर जो फिफ्थ मेजर क्रॉप है हमारा, वो क्या है? पल्स भी हमारा खरीफ और राबी दोनों टाइप के सीज़न में हम ग्रो करते हैं। और जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है पल्स का, मतलब हम सबसे ज़्यादा इसको उगाते भी हैं और इसका कंज्यूम भी करते हैं पल्स का। ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है प्रोटीन में, और ये क्या करता है, जो सॉइल में है ना, वो नाइट्रोजन करके, नाइट्रोजन आपने सुना होगा, वो उस एलिमेंट को फिर से फिक्स करता है, वापस लाता है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी इन्हांस होती है ना। तो ये पल्सेस में बहुत सारी टाइप की पल्सेस होती है। जो खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी आ जाती हैं? तुअर, अरहर जिसको कहा जाता है, उड़द, मूंग। राबी में कौन कौन से आ गए हमें? ग्राम, मसूर और पीज। ठीक है। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। तो लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब क्या होता है? एक टाइप होता है कि लेग्यूम्स करके प्लांट होता है, एक ये प्लांट के टाइप होता है। तो ये उसी टाइप का प्लांट होता है ये पल्स। तो ये क्या होता है, ये जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सॉइल में उसको फिक्स करता है, मतलब उसको लाता है। तो ये एक्सेप्ट अरहर, सारी जो पल्सेस है वो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। ठीक है। और ये जो क्या होता है, दे आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। तो ये क्या होता है कि जो एक क्रॉप पहले हमने ग्रो कर दिया, फिर उसके बाद हम पल्स ग्रो करेंगे, ताकि क्या होएगा कि इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम ये क्या करते हैं, हम ये फिर एक क्रॉप ग्रो किया हमने, फिर हमने पल्स ग्रो कर दिया, तो ताकि क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो हमेशा बनी रहेगी। कौन कौन से स्टेट मेजरली पल्स को ग्रो करते हैं? तो MP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। अब फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, तो हम ग्रेन्स के अलावा भी अलग अलग क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। जैसा कि सबसे पहले है शुगर ग्रेन। तो शुगर ग्रेन जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। मतलब ट्रॉपिकल का मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये सपोज़ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये आप अगर इंडिया का स्ट्रक्चर कुछ मान लें कि ये हाफ पार्ट है और ये हाफ पार्ट है, जस्ट इमेजिन। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जो आसपास का एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है, और फिर जैसे ही हम उसके ऊपर जाते हैं तो वो सब ट्रॉपिकल हो जाता है, और फिर यहाँ पे आ जाता है टेम्परेट, मतलब ठंड वाला रीजन। तो ये जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल मतलब ये इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये सब ट्रॉपिकल दोनों साइड ही इधर हम ग्रो करते हैं। इसमें हम 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जो रेनफॉल है वो 75 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल ज़रूरत होती है अगर इरिगेशन नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप होता है। ये शुगर, गुड़, खंडसारी और मोलासेस के लिए के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील।
जो मेजरली स्टेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन को वो क्या है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और बिहार। ये आप देख सकते हैं कुछ शुगर केन ऐसे लगते हैं। फिर दूसरे टाइप के जो क्रॉप्स हैं जो अदर देन ग्रेन हैं वो हमारे ऑयल सीड्स हैं। तो ऑयल सीड्स जो है वो बेसिकली 12% है, जितना भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसका 12% हम ऑयल सीड्स ही ग्रो करते हैं। ये हमारे किस लिए काम आता है, ये कुकिंग ऑयल्स जो भी होते हैं वो ऑयल सीड्स के थ्रू बनते हैं। सोप्स बन गए, कॉस्मेटिक का सामान जो बनता है वो ऑयल सीड के थ्रू बन जाता है। तो मेजर क्रॉप्स इसमें मेन क्रॉप्स क्या क्या हो गए, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, तिल, सोयाबीन, लिनसीड, सनफ्लावर, कैस्टर। ये जो आप ये देख भी सकते हो ये सारे सीड्स हैं, अलग अलग टाइप के सीड्स हैं, ये सारे ऑयल सीड्स हैं। मेजर प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, जैसे ग्राउंडनट का गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में होता है। मस्टर्ड का राजस्थान, एमपी, यूपी में होता है। सिसमे का खरीफ में नॉर्थ साइड होगा, राबी अगर सीज़न है तो साउथ में होगा। फिर टी प्लांटेशन, जो टी प्लांटेशन है, टी हमारा तीसरा फूड क्रॉप है जो अदर देन ग्रेन है। तो ये क्या होता है, इसको ह्यूमिड कंडीशन की ज़रूरत होती है और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होता है, मतलब आइस वाला क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, है ना। वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए और रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रोसेस्ड गार्डन की ज़रूरत होती है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है चाइना का। और मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं, आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी हुआ होता है। ये आप कुछ देख सकते हो, ये केरला के गार्डन्स कुछ ऐसे होते हैं। चौथा क्रॉप जो है वो हमारा कॉफ़ी है। तो जो इंडिया की अरेबिका है वो वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी है ना। पहले क्या था, ये यमन से लाई गई थी, इंडिया में ग्रो किया था, और बाबा बुदान हिल्स हैं जो कर्नाटका में सबसे पहले इधर ग्रो किया था, ठीक है। फिर अब उसको प्रोडक्शन करते करते काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया कॉफ़ी का इंडिया में। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ शेड रेनफॉल इसकी इसको ज़रूरत होती है। और कौन कौन से स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये क्या होता है, मेजरली क्या होता है, इसका जो मेजर पार्ट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम कुछ देखेंगे हॉर्टिकल्चर और नॉन फूड क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंडर आते हैं। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारा सपोज इंडिया का मैप है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो जो इसके आसपास के एरिया हैं वो ट्रॉपिक वाले एरिया हो जाएंगे और ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो जाएंगे। इसके जो थोड़ा ऊपर अबव साइड होंगे, सबसे अबव साइड होंगे, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, और ये सब ट्रॉपिकल है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वो टेम्परेट फ्रूट्स ग्रो करता है, जैसे कि एप्पल, पियर्स, वॉलनट्स एंड एप्रिकॉट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स में क्या जाएंगे, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, लीची, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। ये आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। वेजिटेबल्स में पीस, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सारे ग्रो किए जाते हैं इंडिया में। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, आफ्टर चाइना। ये 2018 का डेटा है कि चाइना के बाद इंडिया ही सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करता है। अब नॉन फूड क्रॉप, जिसको हम खाने के लिए नहीं होते क्रॉप्स, कुछ वैसे क्रॉप्स होते हैं तो जिसमें है रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। तो इक्वेटोरियल क्रॉप पर कुछ कंडीशन में इसको हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन में भी कहते हैं। तो इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, जो इक्वेटर के पास हो, ऐसे क्रॉप जो हम इक्वेटर के पास ग्रो करें। तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है और 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। ये इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। ये अब देखो, अब आप ये देखोगे कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और कुछ यहाँ पे इक्वेटर है, तो ये कहाँ लाई करेगा, बेसिकली यहाँ इस वाले एरिया में ज़्यादा हम इसको ग्रो करेंगे। तो जो हो गया हमारा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार और गारो हिल्स जो इधर कहीं मेघालय में है।
अब बारी आती है फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया। तो फाइबर क्रॉप्स कौन कौन से मेजर फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं जिससे हम जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो क्लॉथिंग मटेरियल होते हैं वो बेसिकली फाइबर क्रॉप्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल हो गए, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये हमारे फाइबर क्रॉप्स होते हैं। कॉटन, जूट और हेम्प तो सॉइल में ग्रो करते हैं। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म कोकून्स फेड ऑन मलबेरी लीव्स, तो एक टाइप की लीव्स होती हैं, उधर बहुत सारे ये सिल्क वर्म होते हैं, तो उसी के थ्रू सिल्क होता है और फिर हम सिल्क निकालते हैं। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सबसे पहला जो फाइबर क्रॉप है वो हमारा है कॉटन। तो कॉटन आपको पता है, कॉटन इज़ फेमस फॉर क्लॉथिंग मटेरियल और टेक्सटाइल मटेरियल। तो इंडिया बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और बेसिकली ओरिजिनल होम है, मतलब इधर ही सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है इंडिया में। इसको कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये बहुत कम रेनफॉल में हो जाता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, मतलब आइस वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। अब ये एज अ खरीफ क्रॉप हम ग्रो करते हैं और ये 6 to 8 मंथ में ये मैच्योर हो जाती है। ये ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक सॉइल में ही बेस्ट ग्रो होती है, जो कि डेक्कन प्लेट्यूज में पाई जाती हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना इन 2017। और ये आप देख सकते हो कुछ कॉटन के क्रॉप्स ऐसे दिखते हैं। फिर जो सेकेंड है हमारा फाइबर क्रॉप है वो है जूट। तो जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी कहते हैं। ये फ्लड प्लेन्स में हम इसको ग्रो करते हैं और ये वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल की ज़रूरत होती है जूट को उगाने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसमें रिक्वायरमेंट होता है। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, जूट का हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हम मैट्स बना सके, रोप्स बना सके, यार्न्स बना सकें, कारपेट बना सके, बैग्स बना सकें, उसके लिए जूट का यूज़ होता है। ये कहाँ मेजरली ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। अब हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक की, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो अब इंडिया की एग्रीकल्चर में हमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करना है, और दूसरे क्या है, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है ना। तो अब ये क्यों करने की ज़रूरत हो गई, वाई रिफॉर्म्स वर नीडेड, हमें ऐसा रिफॉर्म लाने की क्या ज़रूरत हो गई। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो ये एग्रीकल्चर जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी हज़ारों सालों से चलते आ रहा है, पर इसमें क्या है कि जो हमें टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं आ पाए हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं आ पाया है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आ पाए हैं, जिसके कारण क्या हो गया है कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम मॉनसून में डिपेंडेंट हैं कि भैया जब पानी गिरेगा तब इरिगेशन हो पाएगा और तभी हम क्रॉप को बेटर ग्रो कर पाएंगे। हम नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी पे ही मेजरली डिपेंडेंट हैं। हमने कुछ अलग से फर्टिलाइज़र, कुछ अलग से इनोवेशन करके कोई और चीज़ें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं की हुई हैं। अब ये और इसका एक और मेजर क्यों ज़रूरी है कि हम इसमें रिफॉर्म करें, क्योंकि ये 60% ऑफ द पॉपुलेशन की लाइवलीहुड है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और ग्रोइंग पॉपुलेशन, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसमें रिफॉर्म लाएँ, टेक्नोलॉजिकली भी और इंस्टीट्यूशनली भी। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए, कैसा क्या क्या किया। तो सबसे पहले
collectivization, consolidation of the land holdings, cooperation among the farmers and abolition of the ज़मींदारी सिस्टम। तो आपको पता होगा कि ज़मींदारी सिस्टम पहले चलता था कि ज़मींदारी कुछ लोगों को ही लैंड मिले रहते थे, सबको नहीं मिलते थे। तो ये वाला सिस्टम हमने हटाया, हमने फार्मर्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया, हमने जो लैंड होल्डिंग्स को प्रॉपर डिवाइड किया कि किसके पास कौन सा लैंड होगा, और कलेक्टिवाइजेशन करा कि मतलब एक कलेक्टिव रिफॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये कब किया हमने? फर्स्ट 5 ईयर ऑफ प्लान जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस था, तो हमने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, उसमें हमने इस पे किया था। पर ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था बहुत ही ज़्यादा स्लो था और इनफेक्टिव था, मतलब ज़्यादा कुछ आउटकम नहीं निकल पाया। फिर हमने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कब किए? 1960 से 1970 किए, जिसमें हमने कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन लाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जैसे कि हमने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, इरिगेशन का किया यूज़, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया। वाइट रिवॉल्यूशन में ऑपरेशन फ्लड जिसको कहते हैं हम, जिसमें हमने डेयरी और डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डेवलपमेंट किया। पर ये जो डेवलपमेंट था सिर्फ कुछ ही जगह लिमिटेड था, हर जगह नहीं गया। कुछ 1980 से 1990 तक कुछ लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला है, जो कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों थे। जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस किया गया कि जैसे कभी फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो क्रॉप हमारा डैमेज हो जाएगा, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस मिलता था। ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई ताकि इन फार्मर्स को लोन ईजिली मिल सके और वो एग्रीकल्चर कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड दिया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी बनाई। फार्मर के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई हुई हैं। ठीक है, जैसे वेदर बुलेटिन्स निकालते हैं फार्मर्स के लिए टीवी में और रेडियो में कि ताकि वो वेदर कैसा क्या रहेगा। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दी कि इतने प्राइस में हम आपसे जो भी आपका क्रॉप रहेगा हम ख़रीद लेंगे। फिर रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मिडलमैन एंड स्पेक्युलेटिव। तो जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस थी, जो ऑर्डरिंग प्राइसेस थी, या फिर जो बाइंग प्राइसेस थी, तो वो लाए ताकि जो बीच का जो आदमी था, फ्रॉम फार्मर्स टू द कंज्यूमर के जो बीच का आदमी था, उससे प्रोटेक्ट किया जाए। अभी एक टॉपिक दिया हुआ है आपके उसमें, भूदान या फिर ग्रामदान मूवमेंट दिया हुआ है, जो कि विनोबा भावे थे, उन्होंने चालू किया था। तो बस ये इसका थोड़ा सा ही बैकग्राउंड है, वो आप देख लीजिए कि विनोबा भावे जो थे वो एक स्पिरिचुअल हायर थे, मतलब वंशज थे, या फिर वंशज कह लो, महात्मा गांधी थे। और ये ग्राम स्वराज के स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे कि मतलब जो विलेजेस में सेल्फ रूल होना चाहिए। तो गांधी जी के डेथ के बाद ही बिगिन पदयात्रास अक्रॉस इंडिया टू स्प्रेड हिज आइडियल। तो इन्होंने फुट मार्चेस चालू कर दिया ताकि वो अपने आइडियाज़ को इंडिया में स्प्रेड कर सके। तो इसका जो ओरिजिन था वो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसमें लैंडलेस विलेजर्स ने रिक्वेस्ट किया था लैंड को। भावे की स्पीच के दौरान श्री रामचंद्र रेड्डी स्पॉन्टेनियसली ऑफर्ड 80 एकर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस फैमिलीज। इसमें यह हुआ था कि रामचंद्र रेड्डी थे, उन्होंने 80 एकर्स डिस्ट्रीब्यूट किया था। दिस एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ भूदान मूवमेंट। तो इसमें क्या है कि बेसिकली लैंड डोनेशन कर देना। भूदान से ग्रामदान आया। विनोबा भावे कंटिन्यूड हिज पदयात्रा अक्रॉस इंडिया। तो उन्होंने पदयात्रा किया। इंस्पायर्ड लैंड ओनर्स एंड जमींदार्स टू वॉलेंट्री डोनेट लैंड। तो उन्होंने इंस्पायर किया कि बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे और ज़मींदार थे कि वो अपनी लैंड अपने आप ही डोनेट कर दें। इन सम केसेस इंटायर विलेजेस पर ऑफर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दिस वाज कॉल्ड ग्रामदान। तो ग्रामदान का मतलब क्या है कि पूरा विलेज में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंड का, उसको ग्रामदान कह रहे हैं। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या मोटिवेशन हुआ कि लोग खुद से लैंड डोनेट करने लगे। एक ये नॉन वायलेंट तरीका था लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, और कुछ लैंडलॉर्ड ने इसको लैंड को डोनेट भी किया टू सपोर्ट द मूवमेंट। और लैंड सीलिंग एक्ट एक आने वाला था, उसके डर से भी।
इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि नॉन वायलेंट और नॉन फोर्स्ड मूवमेंट था। ये गांधी जी के फ़िलॉसफी पर बेस्ड था और इसमें ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में काफ़ी अवेयरनेस और सोशल जस्टिस क्रिएट करता है ये वाला रिफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब हम जो भी है चैप्टर 5 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट शुरू करेंगे। थैंक यू।